Okay, so in last lecture we discussed about postulate of Bohr. Okay, so Bohr's postulate जिसके ऊपर based है Bohr's atomic model. Then so first postulate में क्या था? The कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं वो फिक्स्ड पाथ में रोटेट करते हैं अराउंड न्यूक्लियस और उनका नेम क्या था? आइदर ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स ठीक है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट एनर्जी मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलेंगे एन से डिनोट करेंगे उसकी एनर्जी क्या होगी. सो दैट वाज इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एन स्क्वायर and the difference the delta E is the difference. So difference between two energy levels. So two energy levels में like अगर मेरा n1 lower है n2 greater है so delta E क्या होगा? energy of E2 मतलब higher वाला minus E1. But this is the case for जब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है emit कर रहा है यानी कि N2 से N1 की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे जो मेरा डेल्टा E है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मेरा एजम्पशन ये है कि एनर्जी जो है ऊपर की तरफ बढ़ रही है मतलब एजम्पशन ऐसा ही है. सो डेल्टा E विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव नहीं नीचे हाँ डेल्टा E विल बी पॉजिटिव. एनर्जी ऊपर जाते हुए बढ़ रही थी. ठीक है. फिर क्या है कि डेल्टा E का फॉर्मूला ये हम आगे भी देखेंगे. मतलब इसको सिंपली अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे E2 माइनस E1 ठीक है तो ये आ जाएगा. सो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या डिपिक्ट करता है? एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट. ओके ये वाला केस जब इलेक्ट्रॉन जो है इफ माय इलेक्ट्रॉन इज उसको कोई न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है इफ इट इज फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं कि वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. या तो उस टाइम पे मैं कहती हूँ कि वो कौन उसका जो स्टेट है वो कैसा है कि उसका एन जो है वो इन्फिनाइट है और अगर मैं एन को इन्फिनाइट रखूंगी तो एनर्जी क्या हो जाएगा? एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 है ना. तो मेरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो फ्री है जिसको कोई अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है न्यूक्लियस का वो उसकी एनर्जी है 0. सो दैट्स वाई जो बाकी इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में मतलब ऑर्बिट्स में और ऑलरेडी रोटेट कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है ऑलरेडी हैं तो उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? लेसर मतलब लेसर देन दिस तो वो नेगेटिव में जाता है. ठीक है इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन लगता है. सो द बोहर थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द ओके सो इट कैन आल्सो अप्लाई टू द ions containing only one electron similar to that present in hydrogen atom like helium, lithium and beryllium. ठीक है इनके आयंस H जैसे H हीलियम में प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है सो दैट इज उसमें 2 होते हैं तो वो भी उसमें 1 होगा. और लिथियम में टोटल 3 होते तो 2 प्लस का मतलब है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सेम फॉर द बेरिलियम केस. बट नाउ यहाँ पे एक चीज का फैक्टर आ जाता है दैट इज माई जेड. सो वहां पे 1 अपॉन एन स्क्वायर था यहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा ऊपर पे. ठीक है न्यूमरेटर में और इसकी यूनिट क्या होगी? जूल. ऑल्सो अगर मैं रेडियस की बात करूँ उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की तो वो क्या होगा? 52.9 बाई यहाँ पे एन स्क्वायर था ना सिंपली पर अगर मैं दूसरे किसी एलिमेंट की बात करूँ अदर देन हाइड्रोजन तो उसका जेड यहाँ पे रोल प्ले करेगा. ठीक है अपॉन में जेड. सो यहाँ से जो कंक्लूजन आता है वो कंक्लूजन क्या आता है
कि अगर मेरा Z यानी मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मेरी एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ओवरऑल बढ़ रहा है, Z न्यूमरेटर में है तो बढ़ाएगा वैल्यू, पर क्योंकि माइनस है तो मोर नेगेटिव हो रही है। और R जो रेडियस है वो क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर Z बढ़ रहा है तो R छोटा होता है, मतलब कि इन कंपैरिजन वो छोटा हो रहा है ऑर्बिट उसका। ऑल्सो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है वो एमिटेड रेडिएशन की, तो वो एमिटेड रेडिएशन क्या है, डेल्टा ई इज द डिफरेंस, डेल्टा ई इज द डिफरेंस, तो इसको एच म्यू के इक्वल में रखूंगी एंड देन आई विल कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम देयर, ठीक है। एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये भी बोहर के पोस्टुलेट्स में हमने चेक किया था, तो ये तो रिवीजन है अभी तक। और ये क्या था, सिंपली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ओके। और लीनियर मोमेंटम हमें पता होगा, मतलब तो मैंने कल डिस्कस किया था कि वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और वो लीनियर नहीं बल्कि रोटेशन कर रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आ जाता है लीनियर मोमेंटम को रिप्लेस करके। तो ये हमने सॉल्व किया था और हमें यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका वेलोसिटी एंड द रेडियस, जिसके जो रेडियस में वो अपना मोशन कर रहा है, ठीक है। और वो कैसा था, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, n पे डिपेंड कर रहा था, n मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो क्या है कि यहाँ से एक और चीज यहाँ से प्रूव हुई थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है, बिकॉज इट इज एक फिक्स कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई है, वो भी इंटीजर्स में, विच इज लाइक इट कैन नॉट बी 1.2 और समथिंग, बट इट इज 1, 2 and 3। सो इससे क्या पता चलता है हमें कि देयर इज ओनली अलाउड एंगुलर मोमेंटम, कि मेरा इलेक्ट्रॉन सिर्फ अलाउड एंगुलर मोमेंटम ही शो कर सकता है, या फिर मतलब उतनी ही एंगुलर मोमेंटम से वो रोटेट कर सकता है। अलाउड, अलाउड का मतलब क्या है कि इट कैन नॉट बी इन बिटवीन, मतलब जहां पे कैलकुलेट करूंगी मैं तो h अपॉन, तो आंसर क्या आएगा वैसे इसका, अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा ना, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम अलाउड में क्या होगा, एक h अपॉन 2 पाई होगा, फिर n को 2 रखूंगी तो 2h अपॉन 2 पाई होगा, फिर n को 3 रखूंगी तो 3h अपॉन 2 पाई होगा। तो इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मतलब कि इतनी इतनी ही उसको एंगुलर मोमेंटम यानी, और इसको मैं वेलोसिटी से भी कह सकती हूँ कि वहां उससे उसको रोटेट करना होगा। अब यह है कि इससे ये भी प्रूव होता है कि देयर इज फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, और एक वर्ड हमने यूज किया था डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और ये किसके केस में है, ये हाइड्रोजन का केस था यहाँ पे, पर ये सारे एटम्स में हम मतलब जनरलाइज कर सकते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं इनसाइड या फिर ऑफ एनी एटम, वो कैसे होंगे, वो होते हैं डिस्क्रीट, नॉट कंटिन्यूस। वही बात मैंने यहाँ पे बोली है कि when an electron is free from the influence of nucleus, the energy is taken as 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन in this situation is associated with the stationary state, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, n इक्वल टू इन्फिनिटी, और यही हमारा हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है, एंड से लाइक किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है विच इज n, मतलब लेस देन इन्फिनिटी है, बट कोई भी वैल्यू है, सो एनर्जी इज एमिटेड एंड गेट्स लोवर्ड। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की है एनर्जी, पर जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होगा उसकी एनर्जी इस फ्री इलेक्ट्रॉन से तो कम ही होगी। तो अब क्या है, क्योंकि बिकॉज अट्रैक्शन जब कहीं पे होता है तो वो स्टेबलाइज होता है और उसका एनर्जी रिलीज होती है, तो लोवर्ड होगी,
और एनर्जी जो है वो एमिट होगी. सो दैट इज द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव साइन. ठीक है, ये वाला. It also depicts its stability, है ना, करेक्ट, रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट. कौन सी रेफरेंस स्टेट? जो कि जीरो एनर्जी था, जहां पे n इक्वल टू इन्फिनिटी था मेरा. ठीक है. सो ऑल्सो जहाँ पे मैंने वो वाला केस बताया था, यहाँ पे जो मैंने बताया था ना कि z बढ़ने से एनर्जी जो है और लोअर हो रही है, बिकम्स मोर नेगेटिव, उसका सिंपली मतलब ये है कि अगर एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव और रेडियस जो है उसका छोटा हो रहा है, इट मीन्स कि मेरा इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बॉन्ड हो रहा है न्यूक्लियस से. सो अगर z मतलब कि एटॉमिक नंबर उसका, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है. ठीक है. सो उससे क्या है कि मेरा इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस हो रहा है. ठीक है. ओके. सो अब यहाँ तक तो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया अपने पोस्टुलेट्स के थ्रू एंड ऑल. सो अब क्वेश्चन ये था कि वेदर इट कैन एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और नॉट. ठीक है. सो जो एक्सप्लेन हाँ, सो ये क्वांटिटेटिवली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग द बोहर मॉडल. ओके. सो जो हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 है, जहाँ पे एनर्जी का बात किया गया था, सो यहाँ पे क्या है कि दिस गिव्स मी, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी, इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, and this is the higher. अगर मेरा इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जा रहा है, लाइक फ्रॉम n1 टू n2 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ओके. और अगर मेरा n2 टू n1 आ रहा है, तो एनर्जी एमिट करेगा. एमिट करेगा. तो जब एमिट की बात होती है तो इट मीन्स उसको रिलीज करनी है. रिलीज करनी है यानी वो अपनी एनर्जी लो करेगा, मतलब समझ लो, लोअर उस स्टेट में जाएगा, और यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी. सो डेल्टा ई की अगर मैं बात करूँ, मुझे डिफरेंस पता करना है, तो उसका फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करके अगर तुम याद करोगे तो यहाँ पे गलती नहीं होगा. अब फाइनल कौन सी स्टेट है, इनिशियल कौन सी स्टेट है, वो डिपेंड करता है. अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो फाइनल होगी n2, बट अगर वो एमिट कर रहा है तो फाइनल होगी n1. ठीक है. सो डेल्टा ई यहाँ से कैलकुलेट किया, जैसे कि मान लो, अच्छा यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मतलब एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जनरलाइज कर रहा है, ये जनरलाइज हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे देखो ni को क्या बोल दिया, सिंपली मैंने इनिशियल ऑर्बिट. अब ये कुछ भी हो सकता है, n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है या एमिशन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है. nf मेरा फाइनल ऑर्बिट है. तो इसने क्या करा, ई का फॉर्मूला जो है, ठीक है, उसको यूज किया. तो ई एफ ये हो जाएगा, ई आई ये हो जाएगा, और ये ई आई है. ठीक है. और ये ई एफ है. इनके बीच का एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस तो फॉर्मूला से आया जो ई आई का है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना. तो यहाँ पे दो माइनस है. ठीक है. सो अब क्या करना है, आर एच मैंने कॉमन लिया, रिडबर्ग कांस्टेंट ये कॉमन लिया यहाँ पे. करेक्ट. ऑल्सो ये रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं है. यहाँ पे ये जो आर एच है, इसकी जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी आता है ना, ई इज इक्वल टू एच म्यू, और आर यहाँ पे डिवाइड बाय एच या समथिंग होता है, लेट मी चेक. हम्म. जो ये वाला आर एच है, इसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18.
और ये जो है इसका रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है ना, आर रिडबर्ग कांस्टेंट, उसके बीच का रिलेशन ये है. सो दिस इज सिंपली ये रिडबर्ग कांस्टेंट आर मल्टीप्लाई बाय एच सी. ठीक है, तो उससे ये वैल्यू आई है. तो एच भी मेरे को पता है कांस्टेंट है, सी भी मुझे पता है कांस्टेंट है. रिडबर्ग कांस्टेंट को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए. ठीक है, और ये एनर्जी में यूज हुआ है. तो ये और रिडबर्ग कांस्टेंट सेम नहीं है. रिडबर्ग कांस्टेंट अगर आर है तो ये आर एच है. ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि ये मैंने कॉमन लिया है, तो ये माइनस, इसको एक बार यहाँ पे कर लेती हूँ मैं. आर एच को कॉमन लूंगी अगर, तो यहाँ पे आएगा -1/n(f) का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा 1/ni स्क्वायर. इसको मैं आगे लिख दूंगी, उसको पीछे लिख दूंगी, तो ये आ जाएगा. ठीक है, और ये इसका वैल्यू लिख दिया. यहाँ पे जूल में यूनिट चल रही है, और ये फाइनल मेरा एक्सप्रेशन ये होगा. तो फ्रीक्वेंसी द म्यू एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन और एमिशन. देखो यहाँ पे वो बहुत ही मतलब जनरलाइज वे में लेके चल रहा है, सो दैट यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ कि तुम्हारा फाइनल अगर एमिशन है या एब्जॉर्प्शन है तो वो क्या होगा, N2 होगा N1 होगा, उस पर डिपेंड कर रहा है. तो इसने दोनों चीज इसलिए इजीली बोल दी है ऑफ द फोटोन. ठीक है, सो म्यू क्या होगा, वी नो, ये हमेशा पहले लिख लेना चाहिए ऐसे. देन वी नो कि फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इट विल बी E/H. अब क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की बात हो रही है, डिफरेंस इन एनर्जी, तो डेल्टा E लेंगी और H से डिवाइड करूंगी, विच इज माई प्लैंक्स कांस्टेंट दैट आई नो. ओके, सो यहाँ पे जो मेरा एनर्जी है वो क्या होगा, RH, ऊपर में जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, अपॉन में H 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर. So this is my H, okay, and my RH is, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, now इसको सॉल्व करूंगी, जस्ट डिवाइड करना है. अब देखो जूल जूल कैंसल आउट हो रहा है, एंड यूनिट मेरी पड़ रही है सेकंड इनवर्स. ठीक है, 1/2 है, तो इनवर्स हो जाएगा उसका, तो ये हो जाएगा 3.29 10⁻15 ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर. और बिकॉज माई यूनिट इज 1/s or second inverse, or I can write this second inverse as hertz. So my frequency is in hertz. Okay. So अगर मेरे को वेव नंबर की टर्म्स में निकालना हो, so what I will do, I simply, वेव नंबर क्या होता है 1/λ. Also my लैम्डा क्या होता है c/μ. तो यहाँ पे c/μ कर दूंगी, और ये 1/c/μ, तो ये इनवर्स होके μ/c हो जाएगा. म्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है, उसको सी से डिवाइड करूंगी, सी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है. तो ये हो जाएगा 3.29 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, इसकी यूनिट है, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर या पर सेकेंड. ठीक है, सो ये पर सेकेंड, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा. और फाइनली -1/nf स्क्वायर, और यूनिट आएगी इसकी मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर नीचे था डिनोमिनेटर में, सो इट विल बी इनवर्स. ओके, सो ये मेरा वेव नंबर है. ओके, तो सिंपली एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा कि मेरा फाइनल वाली जो है एब्जॉर्ब किया है ना उसने, तो इट विल बी ग्रेटर NF, करेक्ट, एंड द एनर्जी इज एब्जॉर्ब. अब जब मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो मेरा डेल्टा E क्या होगा, E फाइनल माइनस E ठीक है. तो इसका जो वैल्यू है ना, एक्चुअली जो हमने ऊपर में मैंने पॉजिटिव बोल रही थी ना, वहां पे मुझे डाउट था, और ये मतलब ऐसा ही है.
मैं यहाँ पे तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन है, यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ। यही वाला एक्सप्रेशन जो है अपना एनर्जी का रहता है, यहाँ पे आर एच रहता है, करेक्ट। तो इसी को यहाँ पे सोचो, डेल्टा ई का फॉर्मूला होता है ना ये। सो अगर मेरा एन एफ जो है बड़ा होगा, ये वाला पार्ट एन आई के कंपैरिजन में, तो ये पूरा ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ, ये पूरा ब्रैकेट होगा नेगेटिव, और ऑलरेडी एनर्जी के फॉर्मूले में एक नेगेटिव बाहर होता है, तो वो मिला के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, बट डेल्टा ई का फॉर्मूला आर एच 1/ni² - 1/nf स्क्वायर है। तो अगर मेरी लाइट जो है मतलब इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया है, तो मतलब कि उसका एनएफ एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे, तो एनएफ बड़ा होगा एनआई से, इनिशियल वाले से। फिर क्या है कि ये वाला अगर डिनोमिनेटर में बड़ा पार्ट आ जाता है, तो ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा माइनस छोटा इज, मैं उल्टा बोल रही हूँ। हाँ, अगर ये पॉजिटिव होगा, एनएफ मेरा बड़ा होगा एनआई के कंपैरिजन में, तो उसका स्क्वायर और बड़ा होगा एंड देन ओवरऑल स्मॉल हो जाएगा। ये तुमने नेगेटिव वाला कैसे निकाला था कंक्लूजन? वो मिस्टेक हो गया मेरे से, क्योंकि देखिए एनएफ जब बड़ा होएगा, ठीक हम्म है, तो मैंने सोचा डायरेक्ट घटा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होएगा, थोड़ा सा उसमें चेंज होएगा। एनएफ बड़ा होएगा तो पूरे की वैल्यू उस एनएफ वाले टर्म की छोटी हो जाएगी एनआई से, हम्म। तो हमारा ही पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ, तो ये आ रहा है पैरेंथेसिस वाला, पॉजिटिव एनर्जी इज एब्सॉर्ब एनर्जी के फॉर्मूले में। अच्छा, डेल्टा ई वाले में नेगेटिव नहीं होता है, हाँ सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं ना वैसे भी, तो ठीक है। हम्म। तो अब क्या है कि मेरा एनएफ अगर बड़ा है, तो ओवरऑल ये वाला पार्ट जो है स्मॉल हो जाएगा, और माइनस वाला पार्ट स्मॉल हो गया, ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, तो ये ओवरऑल माइनस जब इनका करूंगी तो डेल्टा ई मेरा पॉजिटिव आएगा, बाहर में कोई नेगेटिव नहीं है, नो मिस्टेक हो गया। सो मेरा डेल्टा ई पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हुई है। वो कौन सा केस है, जब एमिशन हो रहा है। सो मेरा एनआई, एमिशन में इनिशियल वाला एनआई मेरा ज्यादा बड़ा होता है, और एनएफ यानी फाइनल वाला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एमिट करके, वो छोटे उसमें आएगा, यानी एन1 में आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पे क्या होता है, डेल्टा ई मेरा नेगेटिव हो जाता है, उसको मैं कहती हूँ कि माई एनर्जी इज रिलीज्ड। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है, लाइक कौन सी वाली, जहाँ पे मैंने डेल्टा ई सॉल्व किया था, ठीक है, ये आर एच 1/ni² - 1/nf², और यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेट किया था। ये जो मैंने अभी ऊपर कैलकुलेशन शो करी है इसकी, और दिस वन इज सिमिलर, जो हमारा रेडबर्ग ने एक मतलब अपनी इक्वेशन दी थी कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ उसने वेव नंबर का दिया था ना, वहां से हमने वेव नंबर से डेल्टा ई भी निकाला था फाइनली, है ना। तो वो जो है सिमिलर होती है, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ठीक है, जो इक्वेशन थी वो सही है। ओके, ऑल्सो जब बहुत ज्यादा नंबर, हमारे जो सैंपल होता है ना, उसमें एक हाइड्रोजन एटम या दो ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, सो देयर आर मतलब लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जब हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जब लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, तो क्या होता है कि डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन
मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नाउ, और वो ऑब्जर्व होंगे हमें, एंड देन दस क्या लीड, उससे हमें क्या मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, जो हम देखते हैं, जो विजिबल के अलावा भी जो पूरा एट अ होल हमारा जो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रल लाइन शो कर सकता है, सो वो बढ़ जाती है, ठीक है। और ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगी अगर उस स्पेक्ट्रल लाइन की, वो डिपेंड करता है कि मतलब जो अलाउड मतलब ट्रांजिशंस हैं, और ये अलाउड ट्रांजिशंस का मतलब है कि जो एनर्जी एनर्जी लेवल्स है वो तो फिक्स है, ठीक है, ये n1 n=2, ये n=3, जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो ये जो गैप है एक्चुअली, इस गैप की बराबर वाली वेवलेंथ की अगर लाइट मैं पास करा रही हूँ सैंपल से, तो प्रोबेबिलिटी या मतलब और बढ़ेगी कि वो या तो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा फिर एमिट करेगा, करेक्ट। तो ये भी डिपेंड करता है कि मैं जो लाइट यूज कर रही हूँ, वेवलेंथ EM वेव्स की, वो क्या है, सो दैट कि वो ये ट्रांजिशंस हो और फिर मेरे को एक एमिशन स्पेक्ट्रम मिले, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि उसको उसी सेम वेवलेंथ की लाइट मिल रही हो कि वह एब्जॉर्ब करके ऊपर जा सके। ओके ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन lines when the excited electron of a hydrogen atom is in n=6 and it drops to the ground state। तो कितनी नंबर ऑफ एमिशन लाइंस मुझे मिलेंगी? हरे तुम ट्राई कर रहे हो ना? चलो मैं आंसर एक बार, मैं स्टार्ट करूं या तुम ट्राई कर रहे हो? अगर तुम बोल रहे हो तो मुझे शायद म्यूटेड हो तो मुझे सुनाई नहीं देगा। आवाज नहीं आया मुझे। बस 1 मिनट दी। ओके ओके, मतलब ट्राई कर। दी इसका जो एनर्जी डिफरेंस आएगा ना, तो वो आएगा माइनस का
2.11 into 10 की पावर -18 जूल। ठीक है, एक सेकंड तुम, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? आपने पूछा है एमिशन लाइंस, तो मैक्सिमम नंबर मैंने ऑफ बोला एमिशन। उनकी हाँ क्वांटिटी बताने बोला है ना मैंने। एक एमिशन लाइन शो करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, कितनी करेगा? तुम डेल्टा ई कैलकुलेट कर रहे हो, वो नीड नहीं है अभी। जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 में है, तो वो ड्रॉप कर रहा है, अपनी ग्राउंड स्टेट पे ड्रॉप करेगा। तो मतलब क्या वो डायरेक्टली 6 से 1 आ जाएगा, या बीच में कोई प्रोबेबिलिटी है उसकी और कोई ट्रांजिशन करने की? तो वो सारी ट्रांजिशन, जैसे तुमने हाइड्रोजन एटम का वो एक डायग्राम तुम्हें याद आ रहा हो, एनर्जी लेवल का डायग्राम जो मैंने एक्सप्लेन किया था कल, तो उसमें क्या है हाँ, कि हाँ वो जब डिफरेंट सीरीज ऑफ या ग्रुप ऑफ सीरीज हमें मिली थी ना, बाल्मर सीरीज, लेमन सीरीज, पास्टन सीरीज, तो वो क्यों मिल रही थी? क्योंकि डिफरेंट ट्रांजिशंस हो रहे थे बहुत सारे, वो सारे पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे भी तुम्हें उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, एनर्जी लेवल्स बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, मैं करती हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन। सो मान लो ये तुम्हारा n इक्वल टू 6 है, 5, 4, मैं स्पेसिंग ऐसे कर रही हूँ पर ऊपर जाते वक्त स्पेसिंग बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नीचे ज्यादा रहती है। तो ये 6 मैंने एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करे यहाँ पे। अब तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो है 6 पे। तो एक तो पॉसिबल होगा उस पे कि वो 6 से डायरेक्टली आ जाए 1 पे। तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, लाइक 6 to 1 चला गया। ठीक है, पर 6 से वो और किधर किधर जा सकता है, वहां पे बहुत मेसी हो जाएगा, पर मैं तुम्हें ऐसे बता सकती हूँ 6 पे ही है, 5 में भी जा सकता है, या फिर 6 से वो 4 भी जा सकता है, 6 से वो 3 भी जा सकता है, और 6 से वो 2 भी जा सकता है। तो 6 से किधर गया? 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। अब 1 पे तो वो ऑलरेडी है, ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट में तो पहुंच गया। अब लेकिन अगर वो 2 पे है एनर्जी लेवल यहाँ पे, तो वो ग्राउंड स्टेट के लिए उसके पास एक ट्रांजिशन और आ जाएगी, 2 to 1। ठीक है, और अगर वो 3 पे है, तो 3 से कहाँ कहाँ जा सकता है वो? या तो 2 पे जाएगा, या तो 3 से 1 पे चला जाएगा। और अगर वो 4 पे है तो कहाँ कहाँ जा सकता है? 3 to 1। और फाइनली अगर वो 5 पे है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है? 4, 3 to 1। तो यहाँ पे कितने, इसको काउंट करो तो कितना हो जाएगा? 6 से जो ट्रांजिशन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So there are 15 emission lines. समझ आया? हाँ दी। इसका एक फॉर्मूला है। अगर मुझे नंबर ऑफ एमिशन लाइन कैलकुलेट करनी हो तो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जहां मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 बाई 2। तो जैसे यहाँ पे 6 पे था, तो 6 माइनस 1 बाई 2, 6 इंटू 5 बाई 2, तो ये कितना हो रहा है? ठीक है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब बात ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे लॉन्गेस्ट वर्ड यूज करा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का वेव नंबर कैलकुलेट करो, ट्रांजिशन हो रहा है इन द बाल्मर सीरीज। दूसरा वर्ड यूज करा है मैंने, बाल्मर सीरीज। केस हाइड्रोजन का ही है।
तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन ये। ओके कोई नहीं, देखो मैं बताती हूँ तुम्हें। अब यहाँ पे मैं पहले इसको थोड़ा मेरे पास क्वेश्चन में है, उसने दिया हुआ है कि कैलकुलेट करना है मुझे वेव नंबर। वेव नंबर का फॉर्मूला तो मुझे पता है कि जो जैसे उसने सीरीज के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए जो दिया था उसने एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा जो मिला था उसके लिए रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये तो बस मुझे मतलब पता होना चाहिए। देन फिर उसने क्या बोला है कि दूसरा दूसरा की पॉइंट है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और तीसरा की पॉइंट है वो बात कर रहा है बाल्मर सीरीज की। तो बाल्मर सीरीज है तो यहाँ पे से एक चीज तो फिक्स हो गया है कि मेरा जो N1 होगा, मतलब वो N यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनिशियल आता है फाइनल आता है, यहाँ पे इनिशियल आता है ना, या फाइनल आता है? नहीं, इनिशियल आता है, इनिशियल। NI है पीछे फाइनल आता हाँ। हाँ तो ये I और F लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अच्छा ये इनिशियल वाला मुझे अभी पता नहीं है, बट फाइनल का मुझे पता है कि क्या होगा, बार्मर है। 2। सीरीज है तो 2 होगा। एक सेकेंड, हाँ आई आता है वहां पे एफ आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, फाइनल मुझे पता है। अब मुझे NI पता करना है कि किसकी कौन से की एमिशन की मेरे को कैलकुलेट करनी है वेव नंबर। सो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करना चाह रही हूँ कि मान लो ये मेरा N1 है, इसकी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं N2 तक मेरे को ट्रांजिशन लाने हैं। ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन 3 4 5 मतलब इन कहीं से भी आ सकता है 2 पे, है ना। पर उसने मेरे को क्या बोला है, उसने बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अगर मेरा लैम्डा ज्यादा होगा, सबसे मतलब बड़ा वेवलेंथ का चाहिए, तो लैम्डा ज्यादा मतलब कि इट मींस फ्रीक्वेंसी कम, कम। और फ्रीक्वेंसी कम मतलब एनर्जी भी कम। कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा इनवर्सली होता है इन दोनों के। अब जहां मेरी एनर्जी की मतलब कम होनी चाहिए, डेट मीन्स कि मेरी जो एमिटेड लाइट होगी शुड बी ऑफ लो एनर्जी, मतलब जितनी लो एनर्जी हो सकती है वो मेरे को लेनी है, सो दैट मेरा लैम्डा उतना ही लॉन्गेस्ट हो या फिर बड़ा हो। ठीक है, अब सबसे कम एनर्जी का मतलब है कि डेल्टा ई कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। और डेल्टा ई लो कहाँ पे है, किसके केस में होगा डेल्टा ई लो? अगर ग्राउंड स्टेज पे हो। नहीं नहीं नहीं, देखो बाल्मर सीरीज की बात हो रही है ना, तो तुम ट्रांजिशन देखोगे ना कि मेरे को इधर से इधर लेके आके डेल्टा ई कम होगा या फिर इधर पे कम होगा या फिर इधर पे कम होगा। देखो बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि तुम्हारा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एनर्जी लेवल है, पर फाइनल उसका कहाँ पे आके रुकना है उसे, 2 पे। 2 पे आके रुकना है ना। तो तुम वही कर रहे हो, देखो ये ट्रांजिशन ड्रॉ करो खुद से तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे लेस एनर्जी गैप कौन सी ट्रांजिशन में है, फ्रॉम 3 3 to टू 2। 2। ठीक है, तो ये वाला डेल्टा ई जो है ये लो होगा, लो होगा तो डेट मीन्स इसका जो वेवलेंथ होगी एमिटेड लाइट की, एमिटेड स्पेक्ट्रा की, वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो वेव नंबर, वो कौन सा ट्रांजिशन की कैलकुलेट करनी है। 3 सो to 2। ट्रांजिशन कौन सी कैलकुलेट करनी है मुझे, एन एन फाइनल जो है मेरा वो तो 2 ही 2। रहेगा, पर इनिशियल वाली होगी मेरी 3। सो मेरा वेव नंबर जो मैं कैलकुलेट करूंगी 1.097 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा
माइनस मेरा आई क्या है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सो ये कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ आया क्वेश्चन? हाँ दी। चलो नेक्स्ट करते हैं। इसकी क्या यूनिट होगी? मीटर इनवर्स में होगी। हाँ, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अभी मीटर इनवर्स है क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये मीटर इनवर्स में है, और ये तो क्योंकि नंबर है तो उसको तुम मतलब अपने अकॉर्डिंगली बाद में उसको चेंज कर सकते हो, थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में लिखने के लिए, अगर तुम्हें नंबर को वो करना है, जीरो को आगे ठीक। पीछे करना है मतलब बेसिकली। तो वो फिर ओके, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम, एक ट्रांजिशन हो रहा है N5 से N2 हाइड्रोजन एटम में, तो उस ट्रांजिशन की तुम्हें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बतानी है। फोटोन एमिटेड का मतलब वही है, सिंपली जो लाइट एमिट हुई है उसी को फोटोन एमिटेड बोल रहे हैं। आई थिंक इस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है, सिंपली ये तो देखो, वेव नंबर का जो ये वाला। फॉर्मूला तुम्हें पता है ना? हम्म। वेव नंबर कैलकुलेट करोगे, वहीं पे 1/λ है, तो ये हाँ वैल्यू, ये सेम इक्वेशन यहाँ आएगी। और तुम्हें उसने इस बार NI NF सब दे रखा है, मतलब N5 से जाना है, तो मतलब तुम्हारा जो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 5 आएगा। हाँ, वो हाँ इनिशियल। हाँ, इनिशियल है ना, और 2 का स्क्वायर यहाँ आएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ से तुम्हारा वेव नंबर निकल जाएगा, वेव नंबर निकल जाएगा तो लैम्डा निकालने के लिए उसी का 1 कर दोगे। ठीक है, वेव हाँ नंबर का, तो तुम्हारा लैम्डा आ जाएगा। जब तुम्हारा लैम्डा आ जाएगा तो लैम्डा इज C/μ, तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू C/λ कर दोगे। और ये बहुत ज्यादा मतलब लेंदी हो रहा है अगर, तो इसको तुम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, लैम्डा को ऐसे लिख सकते हो ना, C/μ, और ये आ जाएगा μ/c। सो मतलब फाइनली मेरी इक्वेशन जो फ्रीक्वेंसी की मेरे को कैलकुलेट करनी है वो आ जाएगा, वेव नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मेरा स्पीड ऑफ लाइट ठीक। c से। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको c से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। पर उसने क्योंकि वेवलेंथ भी बोली है तो बीच का स्टेप भी तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, और उसका रेडियस क्या होगा ऑफ दिस ऑर्बिट। इसमें एनर्जी का फॉर्मूला याद करना जो लिखाया था मैंने, जिसमें 1/n² के साथ रिलेशन होता है, और z इसमें ऊपर आता है न्यूमरेटर में, z² करके।
दी हम्म जो हमारा RH होएगा तो वो तो हाइड्रोजन के लिए एक फिक्स होता है, तो ये हीलियम के लिए क्या होएगा फिर? ओके, ये जो है यहाँ पे तुमको मैंने बोला है क्या करने के लिए, कैलकुलेट द एनर्जी। एसोसिएटेड एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने RH लिखा था वो हाइड्रोजन के लिए तो फिक्स होता है, करेक्ट बोल रहे हो तुम, पर ये जो कैलकुलेट किया था इन लोगों ने 2.18 इंटू 10⁻⁻18 था जूल्स में, है ना। हाँ। तो सिंपली वही वही इक्वेशन जो ये वाली थी, ये वाली, ये तुम्हें यूज करनी है। तो इक्वेशन है तुम्हारी यहाँ पे, n लिख देती हूँ, माइनस 2.18 10⁻⁻18, ये जूल है, और यहाँ पे आएगा z² अपॉन n²। और अगर हीलियम की बात कर रही हूँ, हीलियम प्लस आयन की, तो इसका n, उसने क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो n मेरा 1 है, और क्योंकि ये हीलियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी हीलियम के केस में? -2। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा, ये आएगा। और जो रेडियस की बात करी है उसने, सेम रेडियस के केस में भी क्या था, 0.0529 नैनोमीटर, अगर मैं यहाँ पे यूनिट लिख रही हूँ इसकी, वो 52.9 जो था वो पिकोमीटर में था, ठीक है। तो ये हाँ। नैनोमीटर डेसिमल शिफ्ट हो गया। यहाँ पे n², यहाँ पे जो है z नीचे आया था और इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगी, n को 1 रखना है, अगेन z को 2 रखना है। तो मेरा फर्स्ट ऑर्बिट की हीलियम की जो आएगी वो आएगी वैल्यू 0.0529 nanometer multiplied by 1² by 2, which will give me 0.02645 नैनोमीटर। तो ये हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है। तो इसमें आज तो वैसे कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, कोई डाउट है? नहीं। ओके, सो अभी मैं एक लिमिटेशंस डिस्कस कर देती हूँ बोहर के। सो देयर वर लिमिटेशन इन बोहर मॉडल आल्सो। अब क्या हुआ कि बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम का, ऑब्वियसली इट वाज मच बेटर देन द रदर्स न्यूक्लियर मॉडल, पर यहाँ पे भी वो इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहली चीज तो वो, एंड हाइड्रोजन लाइक आइंस जो थे, हीलियम प्लस लिथियम 2+ एंड सो ऑन, इनका बोहर मॉडल वाज मतलब बहुत ही सिंपल था इनके लिए, बहुत ही सिंप्लीफाई एक मॉडल था इनके लिए, बिकॉज यहाँ पे भी हम एक ही इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे थे। सो पहली चीज तो क्या हो गया कि इट फेल्स। एक और प्लस एक और बात है कि जो हम लाइन, इसने जो लाइन स्पेक्ट्रा या बेसिकली जो भी स्पेक्ट्रा को इसने बोहर मॉडल ने जस्टिफाई किया था, सो देयर वर मोर एमिशन और स्पेक्ट्रल लाइंस जो मतलब बहुत फाइन होती है, एंड दे उनकी स्पेसिंग जो है बहुत कम होती है। सो अगर मतलब मेरा, अगर मैं कोई एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा देखूंगी, तो जैसे ये इंटेंसिटी का यहाँ पे प्लॉट है और ये मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है इनके बीच में, और फाइनर डिटेल की लाइन स्पेक्ट्रा भी एग्जिस्ट करती है, जिनके बीच में स्पेसिंग जो है बहुत कम होती है, उसको कहते हैं फाइनर, मतलब क्लोजली स्पेस्ड होती है, ठीक है। वो सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, बाकी में भी ऑब्जर्व करी गई, पर
उसको ये बोहर मॉडल जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, मतलब उसके लिए बोहर मॉडल फिट नहीं बैठ रहा था. Okay, also it cannot it was unable to explain the spectrum of other atom other than hydrogen or hydrogen like. जैसे हीलियम अगर मैं ऐसा होल लूं, उसको हीलियम पॉजिटिव आयन ना कंसीडर करूं, तो उसका जो स्पेक्ट्रा है उसको भी वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भी उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता. सो बोहर थ्योरी को अब यहाँ पे ऑल एक चीज तो ये हो गया. हाँ, इट फेल्स टू जबकि उसके पास सिर्फ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन थे, तब भी वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था. ऑल्सो इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन. 2 तरीके के इफेक्ट होते हैं, ठीक है. एक होता है जीमन और एक होता है स्टार्क इफेक्ट. ये हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको इफेक्ट बोला है. मतलब कि क्या होता है कि जीमन इफेक्ट कब शो होता है, जैसे कि मैं एमिशन स्पेक्ट्रा अगर रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने मॉलिक्यूल या एटम का, वहां पे अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड यूज करी है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना वो स्प्लिट हो जाती हैं. और सेम ऐसे ही मुझे मतलब इफेक्ट देखने को मिलता है इफ आई यूज अदर देन मैग्नेटिक, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रही हूँ. तो ऐसी स्प्लिटिंग मेरे को वहां पे भी देखने को मिलती है. पर ये चीज जो है बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो एक्सप्लेनेशन भी मिसिंग हो गया था. नाउ तीसरी चीज जो बोहर मॉडल में लिमिटेशन थी वो थी, हाँ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल की एटम की एबिलिटी को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है. सो ये सारे पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हम एक और अनदर थ्योरी का एक नीड हुआ विच कैन एक्सप्लेन द these limitations also. ठीक है. and also it can also, it should be explaining the complex structure of other atoms like hydrogen. तो simplest था, उसको तो explain कर दिया था. हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज तक भी ठीक था, पर वो हीलियम तक को नहीं जस्टिफाई कर पा रहा था. तो दूसरा जो मॉडल आता है वो आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. ये हम कल पढ़ेंगे. चलो, अभी कोई डाउट है? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि एक बार आप मतलब ये जो एटम होता है ना, उसका हम्म. पूरा मतलब किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वो बना है, एक बार वो बता दीजिए. फिर उसके बाद ये जो मॉडल्स हैं, ये समझने में आसानी होगी. अच्छा.